आदर्श गैस के समतापी प्रसार में एंट्रोपी परिवर्तन। देखिएगा, समतापी प्रसार का मतलब होता है ऐसा प्रसार कार्य जिसमें परिवर्तन के दौरान या प्रसार के दौरान ताप स्थिर रहा। एक समतापी प्रक्रम की बात की जाए तो समतापी प्रक्रम हम जानते हैं वह प्रक्रम कहलाता है जिसमें अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप स्थिर रहे। और जब ताप स्थिर रहता है तो ऐसे प्रक्रमों में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन है डेल जीरो का मान जो है वो जीरो होता है। अब माना कि एक आदर्श गैस के एन मोल का समतापी उत्क्रमणीय प्रसार किया जाता है। इस प्रसार में गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, डेल ई बराबर जीरो होता है। अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से तो देखो, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है डेल ई बराबर क्यू माइनस डब्लू। चूंकि प्रसार समतापी किया गया है इसलिए डेल ई बराबर जीरो। तो इस समीकरण में डेल ई का मान जीरो रखेंगे, ई वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये हो जाएगा क्यू बराबर डब्लू या क्यू रिवर्सिबल बराबर डब्लू। रिवर्सिबल, ये जो रिवर्सिबल लिखा हुआ है उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए, ऐसा प्रक्रम जो दोनों दिशाओं में चल सके। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। माना कि प्रक्रम समतापी है इसलिए ताप स्थिर रख दिया जाए और वो ताप T स्थिर रख दिया जाए और प्रसार करने पर गैस का आयतन B1 से B2 हो जाता है। तो उस समीकरण के लिए इस प्रकार से देंगे, W बराबर ये कार्य है, प्रसार कार्य है, और प्रसार कार्य बराबर होता है W बराबर nRT log B2 अपॉन B1। यहाँ पर n मोलों की संख्या है, R गैस स्थिरांक है, T टेम्परेचर है, B1 और B2 आयतन है। ये प्रारंभिक आयतन है, ये अंतिम आयतन है। चूंकि Q और W बराबर है इसलिए इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, Q रिवर्सिबल बराबर nRT log B2 अपॉन B1। अब देखिएगा, चूंकि हम जानते हैं एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी डेल एस बराबर होता है Q रिवर्सिबल बटे T। वह ताप जिस पर उत्क्रमणीय रूप से ऊष्मा अवशोषित की गई है, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, एंट्रोपी। तो डेल एस बराबर क्यू रिवर्सिबल बटे टी एंट्रोपी होता है। अब इस समीकरण में दोनों ओर टी का भाग देंगे तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी डेल एस बराबर एन आर टी लॉग बी टू अपॉन बी वन बटे टी। और यहाँ पर हम क्यू रिवर्सिबल बटे टी आएगा, उसकी जगह हमने डेल एस लिख दिया। तो ये समीकरण 3 हमारे पास हो जाएगी, डेल एस बराबर एन आर लॉग बी टू अपॉन बी वन। क्योंकि यहाँ पर टी से तो टी कट जाएगा, तो ये समीकरण 3 बचेगी। तो एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार में एंट्रोपी परिवर्तन है, उसके लिए समीकरण ये 3। नेक्स्ट है ठोस प्रावस्था से द्रव प्रावस्था रूपांतरण में एंट्रोपी परिवर्तन। देखिएगा, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव प्रावस्था में बदलता है तो उसमें एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होता है, उसके लिए यहाँ पर हम जानते हैं कि जब किसी ठोस को उसके गलनांक बिंदु पर ऊष्मा दी जाती है तो वह उसी समय द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और यह ऊष्मा या ठोस को द्रव में बदलने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, जिसे हम HF से प्रदर्शित करेंगे। गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब आप ध्यान दीजिएगा, माना कि 1 मोल ठोस को उत्क्रमणीय रूप से गलन बिंदु TF पर द्रव में परिवर्तित किया जाता है। इस परिवर्तन में माना कि स्थिर दाब पर डेल HF, ये डेल HF, ये डेल H तो होता है एंथैल्पी परिवर्तन और F का मतलब फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब गलन। तो डेल HF का मतलब होता है गलन की गुप्त ऊष्मा। देखिएगा, सिंपल डेल H होता तो वो तो ऊष्मा में परिवर्तन होता, लेकिन फ्यूजन का मतलब होता है गलन की गुप्त ऊष्मा अवशोषित होती है। यह अवशोषित ऊष्मा गलन की मोलर ऊष्मा कहलाती है और जिसको हम निम्न प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब देखिएगा, एंट्रोपी परिवर्तन की समीकरण है डेल एस बराबर क्यू रिवर्सिबल बटे टी। ये तो हम जानते ही है। एंट्रोपी परिवर्तन क्या होता है, अवशोषित ऊष्मा और वह ताप जिस पर ऊष्मा अवशोषित की गई है, दोनों का अनुपात एंट्रोपी परिवर्तन है। अब यहाँ पर हम क्यू रिवर्सिबल की जगह गलन की गुप्त ऊष्मा लिखा जाए और टी की जगह गलन बिंदु लिखा जाए तो ये गलन प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन आ जाएगा।
ये एंट्रोपी परिवर्तन एफ मतलब गलन की एंट्रोपी परिवर्तन, और ऊष्मा की जगह हमने गलन की गुप्त ऊष्मा लिख दिया और टी की जगह हमने गलनांक बिंदु या टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन लिख दिया है। तो ये जो समीकरण है इससे गलन प्रक्रम में या ठोस प्रावस्था से द्रव प्रावस्था रूपांतरण में एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है द्रव प्रावस्था से गैस प्रावस्था रूपांतरण में एंट्रोपी परिवर्तन। देखिएगा, जब किसी द्रव को उसके क्वथनांक बिंदु तक गर्म किया जाता है तो वह उस बिंदु पर गैस प्रावस्था में परिवर्तित हो जाता है, और वह ताप जिस पर कोई द्रव गैस प्रावस्था में बदलता है वो क्वथन ताप कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और इस प्रक्रम में जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो बाष्पन की ऊष्मा कहलाएगी, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। माना कि 1 मोल द्रव को उत्क्रमणीय रूप से क्वथनांक टीबी, ये टीबी का मतलब होता है बॉइलिंग टेम्परेचर, क्वथनांक बिंदु पर गैस में परिवर्तित किया जाता है। इस परिवर्तन में माना कि स्थिर दाब पर डेल एच बी, यहाँ पर एंथैल्पी है, ऊष्मा है, और बी का मतलब वेपोराइजेशन, बाष्पीकरण की ऊष्मा अवशोषित होती है। अब ये जो समीकरण है या बाष्पन की ऊष्मा निम्न प्रकार निकाली जा सकती है। देखिएगा आप, ये वही एंट्रोपी की समीकरण। अब इस एंट्रोपी वाली समीकरण में हम Q और T की वैल्यू अलग अलग रख देंगे। Q की जगह तो डेल एच बी लिखेंगे, बाष्पन प्रक्रम की ऊष्मा, और T की जगह TB लिखेंगे। TB का मतलब होता है बॉइलिंग टेम्परेचर, और इससे हम डेल एस वेपोराइजेशन या बाष्पन में एंट्रोपी प्रक्रम निकाला जा सकता है। तो ये जो समीकरण है वो द्रव प्रावस्था से गैस प्रावस्था रूपांतरण में एंट्रोपी परिवर्तन है। नेक्स्ट है ट्रूटोन का नियम। ट्रूटोन के नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक द्रवों के लिए बाष्पीकरण की एंट्रोपी का मान लगभग समान होता है, और ये जो मान है वो होता है लगभग डेल एस वेपोराइजेशन का जो मान है लगभग होता है 90 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। मतलब 2 या 2 से अधिक द्रवों के लिए जो बाष्पीकरण में एंट्रोपी परिवर्तन है उसका मान ये आएगा। यह समीकरण ट्रूटोन समीकरण है, और जो द्रव इस नियम का पालन करते हैं उसके लिए हम एक अलग समीकरण और दे सकते हैं, डेल एच वेपोराइजेशन बराबर 90 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल इंटू टीबी। देखिएगा, इस समीकरण में हम टी को इधर ले गए हैं। ये जो पहले वाली समीकरण है एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी बराबर होता है डेल एच वेपोराइजेशन बटे टीबी, तो यहाँ पर डेल एच तो हमने यहाँ लिख दिया, टीबी को इधर ले गया। अब इस समीकरण के अनुसार यदि हमें किसी द्रव का क्वथनांक बिंदु टीबी का मान ज्ञात हो तो उसके लिए हम बाष्पीकरण की एंथैल्पी का मान ज्ञात कर सकते हैं या बाष्पीकरण की ऊष्मा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस नियम के कुछ सीमाएं हैं, और वो सीमा ये है, नंबर 1, यह नियम उन द्रवों पर लागू नहीं होता जिनमें संगुणन होता है। संगुणन का मतलब होता है जो इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे जल है, एल्कोहल है, अमोनिया है। जल, एल्कोहल, अमोनिया में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनने के कारण उनका संगुणन हो जाता है और उन पर यह नियम लागू नहीं होता। अगला, यह नियम उन द्रवों पर भी लागू नहीं होता जिनके लिए जो क्वथनांक का मान है वो 150 केल्विन या उससे कम हो, उन पर भी यह नियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट है एक क्रिस्टलीय अवस्था से दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था परिवर्तन में एंट्रोपी परिवर्तन, अर्थात एक ठोस से दूसरे ठोस रूपांतरण में एंट्रोपी परिवर्तन। कई ठोस ऐसे होते हैं जो अपर रूपों में पाए जाते हैं। जब एक अपर रूप दूसरे अपर रूप में बदलता है तो उसे हम संक्रमण कहते हैं। और संक्रमण की यदि ट्रांजिशन की परिभाषा देखी जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि किसी एक मोल ठोस पदार्थ को एक अपर रूप से दूसरे अपर रूप में जो परिवर्तन है वो संक्रमण कहलाता है, और इस संक्रमण में जो ऊष्मा में परिवर्तन होगा वो संक्रमण की ऊष्मा कहलाता है। इसके लिए यदि एक मोल ठोस संक्रमण ताप पर एक निश्चित क्रिस्टलीय अवस्था से दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था में परिवर्तित हो तो अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा संकरण ऊष्मा
यह संक्रमण की मोलर ऊष्मा कहलाती है। अब जो संक्रमण ऊष्मा है उसको डेल एच टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टी का मतलब ट्रांजिशन। तो देखो आप, यदि डेल एच टी संक्रमण ऊष्मा हो तथा टी टी मतलब ट्रांजिशन टेम्परेचर, टी टी का मतलब होता है संक्रमण ताप या ट्रांजिशन टेम्परेचर। संक्रमण ताप हो तो मोलर एंट्रोपी परिवर्तन डेल एच टी को निम्न प्रकार निकाल सकते हैं। अब देखिएगा आप, जो एंट्रोपी वाली समीकरण है उसमें डेल एस की जगह डेल एच टी रख दिया, ऊष्मा की जगह हमने डेल एच टी ले लिया और टी की जगह टी ले लिया, मतलब संक्रमण ताप, संक्रमण की ऊष्मा। तो हम एक क्रिस्टलीय अपर रूप से दूसरे क्रिस्टलीय अपर रूपांतरण में एंट्रोपी परिवर्तन का मान निकाल सकते हैं। थैंक यू।